रात के 8 बज चुके थे। दिसंबर की निहायत सर्द रात थी। माहौल में चारों तरफ ठंडी हवाओं ने डेरा डाल रखा था। इतनी सर्द रात में अपने घर से बाहर निकलना निहायत ही दिल गुर्दे का काम था। लेकिन मेरा कारोबार और मेरी कारोबारी मजबूरी ही ऐसी थी कि मैं ना दिन देखता था और ना ही रात। बस अपने काम से हमेशा मतलब रखता था और अपना काम मुझे करना ही पड़ता था क्योंकि ये मेरी मजबूरी थी। चुनांचे इस दिन भी मुझे क्लाइंट से एक अर्जेंट मीटिंग थी और इस मीटिंग की वजह से मुझे जल्द से जल्द होटल पहुंचना था क्योंकि मेरे कारोबारी दोस्त और मेरे क्लाइंट्स उस मीटिंग के बाद दूसरे देश के लिए यानी कि विदेश के लिए रवाना होने वाले थे। अगर आज ये मेरी मीटिंग रह जाती तो अगले 2 महीने तक कोई भी मौका नहीं था मुझे दूसरी मीटिंग करने का उन्हीं लोगों से। चुनांचे फोन आते ही मैंने फौरन ही होटल की राह पकड़ ली। मेरे इस वक्त फोन आने पर और मुझे जाने का सुनकर मेरी बीवी सबा ने मुंह बनाते हुए कहा, जाना जरूरी है क्या? आपका आज मीटिंग में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? उसने टीवी पर जो सीरियल चल रहा था उससे नजरें हटाए बगैर ही मुझसे पूछा। इस फोन के आने से कुछ देर कबल तक हम दोनों साथ बैठकर टीवी पर सबा का मनपसंद नाटक सीरियल देख रहे थे। तो मैंने भी तौलिया उठाकर बाथरूम में घुसते हुए कहा, सबा बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है मेरा जाना, वरना मैं जाता ही नहीं तुम्हें छोड़कर। तभी सबा कहने लगी, देखो तुम्हारा ये कारोबार तो मेरा रकीब बनकर रह गया है यार। जब देखो जब तुम्हारा बिजनेस हमारे आड़े आ जाता है, जब देखो जब तुम बाहर चले जाते हो, कभी मीटिंग में चले जाते हो, बीवी को देने के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है यार। वो बाथरूम के बाहर से ही चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। मैंने भी बाथरूम के अंदर से कह दिया, चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है जाने मन, तुम जानती हो कि ये डील करोड़ों रुपए की है और पेरिस वाली पार्टी फिर नहीं आएगी जान। और उसके बाद मैंने नहाकर बाहर निकलते हुए उससे कहा, जान तुम गुस्सा मत हो। उसे मुंह बनाता हुआ देखकर मैं फौरन लपक कर उसके पहलू में जाकर बैठ गया और एक आजमुर्दा तरकीब अप्लाई करते हुए बोला, ठीक है मेरी जान, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं नहीं जाता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, करोड़ों का नुकसान ही होगा ना। और इससे ज़्यादा मेरा आसमान छूने का जो ख्वाब है, जो मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, वो ख्वाब ही रह जाएगा और क्या। और मैंने फौरन बेड से उठा और शर्ट के बटन खोलते हुए मेरी बीवी सबा से ये बात की और मेरा ये जज्बाती डायलॉग और मेरा जज्बाती नाटक कारीगरी साबित हुआ। उसने फौरन मुझे कपड़े बदलने से रोक दिया। सबा उठी और बोली, आपके ना जाने से अगर नुकसान होता है तो ज़रूर चले जाएं आप। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं आपकी तरक्की की रुकावट बनूं, आपकी तरक्की की राह में कोई रुकावट डालूं। इतना उसके मुंह से सुनना था कि मैंने फौरन उसे गले से लगा लिया और अपने आप को लिपटा लिया। सबा, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हें मिल जाए मेरी जान। और मेरा लहजा उस वक्त जज्बात से भरपूर था। रुखसत होने के बाद मैं कार लेकर निकल पड़ा। कुछ देर ड्राइविंग करने के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये जो सर्दी आज पड़ रही है ये साल की शदीद तरीन सर्दी है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी उस वक्त। चुनांचे मैंने इस ठंड से बचने के लिए अपनी गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया और कुछ ही देर में कार के अंदर का माहौल बिल्कुल गर्म हो गया। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं इतनी खतरनाक ठंड में गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ और गाड़ी चला रहा हूँ। और ये माहौल अब मुझे बहुत भला मालूम हो रहा था। जिस होटल में मुझे जाना था, तो क्योंकि वो शहर से बहुत दूर एक ऐसी जगह पर वाक़ था जहां अमीर तबका यानी कि वीआईपी लोग ही क़याम किया करते थे, रुका करते थे। चुनांचे मैंने उस होटल तक जल्दी पहुंचने के लिए एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया, एक ऐसा रास्ता लिया जो कि निहायत ही शॉर्ट वे था। छोटा रास्ता था लेकिन बहुत कच्चा भी था, क्योंकि अगर मैं सीधे रास्ते से जाता यानी रोड से जाता तो होटल पहुंचने में मुझे तकरीबन आधा घंटा तो लगता ही। लेकिन इस रास्ते का इंतखाब जिसका मैंने किया था, उस रास्ते से मुझे होटल पहुंचने में कम से कम 10 मिनट ही लगते। ये सड़क जिससे मैं जा रहा था और जो शॉर्ट वे था उस होटल तक पहुंचने का, ये चर्च रोड कहलाती थी। हुकूमत यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इस सड़क से गुजरने पर पाबंदी आयत थी, यानी कि ये सड़क आम यूज़ के लिए नहीं थी। और इसकी वजह ये थी कि इस रोड पर जो घटनाएं होती थी, जो हादसा होते थे, वो पाबंदी से पहले कुछ अरसा कबल गवर्नमेंट ने इस सड़क की तामीर का इरादा किया था, मगर कुछ अरसे के बाद उन्हें काम रोक देना पड़ा। और उसकी वजह मजदूरों और इंजीनियरों ने एक अजीब खौफ बताई थी, मगर इंतज़ामिया यानी कि गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से वो काम जारी रहा। लेकिन जब एक दिन ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया, और वो हादसा था ये कि एक इंजीनियर खड़े रोलर के नीचे आकर दबकर मर गया, तो वहाँ के मजदूरों ने और दूसरे लोगों ने काम करने से साफ साफ इनकार ही कर दिया, क्योंकि उनके मुताबिक
वो रोड रोलर अपने आप ही चलने लगा था, बिना किसी ड्राइवर के और बिना किसी चलाने वाले के। वो रोड रोलर अपने आप चला और उस इंजीनियर को कुचल दिया उसने। उसके बाद दूसरे मजदूर और दूसरे इंजीनियर लाए गए और वो भी कुछ दिन बाद ही भाग गए, क्योंकि उन मजदूरों को भी इस पुराने चर्च के पास आसेब घूमता हुआ दिखाई देने लगा था। पुराना चर्च जो कि रोड से बिल्कुल सामने एक ग्राउंड में वाक़ था, एक बड़ा मैदान जिसमें ये चर्च बना हुआ था। और वैसे भी ये इलाका गैर आबाद था, यानी कि यहाँ पर कोई नहीं रहता था और एक सुनसान इलाके में ये चर्च बना हुआ था। और इस पुराने चर्च की दास्तान भी अजीबोगरीब है। आज से तकरीबन 50-60 साल पहले ये चर्च आबाद था। क्रिश्चियन आबादी अपनी मजहबी मसबूबात अकीदत से अंजाम देती रही, लेकिन एक दिन इस इलाके में ताउन का शदीद हमला हुआ और बेशुमार लोग इस वबा, इस बीमारी का शिकार होकर मर गए। और उसके अलावा बचे हुए लोग की एक बड़ी आबादी खौफ से, डर के मारे यहाँ से हिजरत कर गई, यानी कि चली गई, और ये चर्च फिर वीरान हो गया। इन मरने वालों की तादाद में वो पादरी भी शामिल था जिसने आखिरी दम तक इस पुराने चर्च को नहीं छोड़ा और इस चर्च को छोड़कर कहीं पर भी ना गया, और फिर वो बेमौत मारा गया। लोगों के मुताबिक उस पादरी का भूत यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई देता है। बहरहाल अभी मैं भी इसी सड़क से गुजर रहा था जो चर्च रोड कहलाती थी और जिस रास्ते में वो चर्च आता था, और अब तक की क्रिश्चियन आबादी यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर थी। और इस रोड पर रास्ता निहायत कच्चा और दुश्वार था, और चंद लम्हों ही और चंद दूरी तय करने के बाद ही मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि रास्ता तो मेरी सोच से ज़्यादा ख़राब निकला है। और इस सड़क पर अगर मुझे मज़ीद आगे बढ़ना है तो मुझे गाड़ी स्लो ही ड्राइव करना होगी, गाड़ी धीरे ही चलाना होगी, क्योंकि तेज़ रफ्तारी यानी कि स्पीड में ड्राइव करना मेरी कीमती गाड़ी को बर्बाद कर सकती है और गाड़ी में काम भी निकाल सकती है और गाड़ी को टूट फूट भी दे सकती है। उसके बाद मैंने ड्राइव को स्लो किया, गाड़ी की स्पीड को स्लो किया और धीरे धीरे डचके खाते हुए मेरी गाड़ी अब आगे बढ़ने लगी। और दफातन मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। दिल बेहद मेरा घबराने लगा और एक अजीब सा एहसास मुझे सताने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई मुझे कह रहा हो कि मैं गाड़ी रोक दूं, मगर मैंने ऐसा बिल्कुल न किया और मैंने उस बात को नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ा दी। गाड़ी अभी थोड़ी दूर ही आगे चली होगी कि अचानक से मेरी गाड़ी झटके खाने लगी, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि मेरी गाड़ी झटके खाते खाते अचानक से बंद हो गई। और अब रात के इस अंधेरे में मेरी गाड़ी का इस सुनसान सड़क पर चर्च वाले रोड पर बंद हो जाना किसी आफत, किसी मुसीबत से कम नहीं था। और इसके ऊपर से मुझे देरी भी हो रही थी क्योंकि मीटिंग्स थी, और आज मुझे अगर देर हो जाती तो मुझे महीनों इंतजार करना पड़ेगा इस मीटिंग के लिए और इस क्लाइंट के लिए। इसी शशोपंज में और इसी फिक्र में मैं गाड़ी से बाहर निकला। इधर रात का अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। उस वक्त रात के 9 बज रहे थे। स्ट्रीट लाइट की रोशनी काफ़ी होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब मैंने गाड़ी अच्छे रास्ते से इस कच्चे रास्ते पर इंतखाब करके डाल दी थी, और इस कच्चे रास्ते से जाने का मैंने फैसला किया था। अच्छा भला पक्की सड़क से थोड़ा देर से पहुंचता, लेकिन पहुंच तो जाता। मगर क्या करें, तकदीर के फैसले भी अटल हुआ करते हैं। चुनांचे मैं यहाँ किसी गैबी इमदाद का मुंतजिर था। तभी अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं भी बड़ा बेवकूफ़ हूँ। इस सिचुएशन में तो मुझे अपने सेलफोन का, अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला तो मोबाइल देखकर मेरी उम्मीदें अपने आप फौत हो गईं, यानी कि मर गई, क्योंकि मेरा फ़ोन बैटरी लो होने की वजह से पूरी तरह से बंद हो चुका था। और यहाँ से अब आबादी भी बहुत अच्छी खासी दूर थी और अब मेरे पास सब्र के सिवा कोई भी चारा नहीं बचा था। स्काई की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।